नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने पेज पर यानी DRL श्रीवास्तव बस्ती के पेज पर अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी प्री नोटिस थी कि आज हम आपसे चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ तात्कालिक प्रसंगों पर और PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज पर, या हम इसको कह लें PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इससे पहले कि हम अपने इस पेज पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में PCOD पर बात करें, हमारे तमाम साथियों ने हमसे अनुरोध किया था कि आप PCOD पर क्लास जरूर लें और PCOD पर क्लियर कट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में निदान अभी तक संभव नहीं हुआ है, और आपकी क्या राय है। हमारे सामने एक बुक है जिसका नाम है पिंगचे, और ये मेरे दिल्ली के एक टूर के समय मुझे नीट की एक संस्था ने इस बुक को दिया था, और इसमें डॉक्टर अरुणा कालरा, ये CK बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस बुक में PCOD पर बहुत लंबा डिटेल दिया है, और PCOD का एक डायग्राम भी इस पर है, और इस डायग्राम पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि सामान्य ओवरी क्या होती है और डिसबैलेंस ओवरी या सिस्ट से भरी हुई ओवरी क्या होती है। इसमें इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि एक चिकित्सक के निजी अनुभव पर मल्टीसिस्टिक या पॉलीसिस्टिक का जजमेंट करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मल्टीसिस्टिक जब एक सिस्ट से दूसरा सिस्ट उससे जुड़ता हुआ आगे बन जाए और एक नेकलेस के डिजाइन का एक डिजाइन बना ले तो मल्टीसिस्टिक है, और जब कई सिस्ट बन जाए, चाहे वो गुच्छों में बन रहे हो चाहे दूर दूर बन रहे हो, तो पॉलीसिस्टिक है। पॉली मीन बहु या मल्टी जिनकी संख्या गिनी न जा सके। तो पॉलीसिस्टिक और मल्टीसिस्टिक ये दोनों एक कंफ्यूजन वर्ड हैं, और इस वर्ड को समझने के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, उनके निजी अनुभव में ये बातें आती हैं कि पॉलीसिस्टिक केस बन रहा है कि मल्टीसिस्टिक केस बन रहा है। हम यहाँ पर एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन, चूँकि हमारे यहाँ महिला फिजिशियंस की बहुत कमी है और आमतौर से विभिन्न प्रकार के रोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम पुरुषों के पास ही आते हैं, विशेष करके गांवों में बैठने वाले हमारे युवा चिकित्सक या हमारे सीनियर चिकित्सक। चूंकि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस प्रकार का प्रचार होता है कि हम सभी जटिल रोगों के बारे में सक्षम हैं निदान करने में, या हम बड़े बड़े दावे ठोक देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास हर प्रकार के रोगी आएंगे। अब समझना ये होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में इसके सिंड्रोम या लक्षण क्या हो सकते हैं और इसके काज क्या है। पहला काज तो जो अगर मैं कहूंगा तो आप उसको अतिशयोक्त समझेंगे, इसीलिए मैं इस बुक का सहारा ले रहा हूं। काज में डॉक्टर अरुणा कालरा का कहना है कि दो नो स्पेसिफिक काज नोन ऑफ PCOD, वी डू नो दैट इट हैज बीन सिग्निफिकेंट हेरिडिटी कंपोनेंट। बस मैं इसी पर इनकी बात को आगे लेता हूं, और इनके इस आर्टिकल से मैंने सिर्फ यही 3 लाइनें उनका बायोडाटा और उनकी डिफिनीशन ली है। शेष मैं अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्षेत्र के संबंध में आपसे चर्चा करता हूं। ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर है लगभग 90% लेडीज में, जो ट्रांसमिटेड होता है मदर टू डॉटर, यानी अगर मदर को
पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के लक्षण हैं तो उसकी आने वाली महिला संतान में ये रोग जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा काज इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और तीसरा काज है हैवी डिस्चार्ज ड्यूरिंग पीरियड। हैवी डिस्चार्ज के बारे में ये मान लें कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है तो ब्लीडिंग का एक्सेस जाना, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है। ऐसे तमाम रोगी देखे गए हैं कि जिनको हैवी डिस्चार्ज पीरियड में हो रहा हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। अब चूंकि ओवरी एक नॉर्मल कंडीशन में ओव्यूलेशन के लिए बनाई है प्रकृति ने, और जब किन्हीं कारणों से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स एक्सेसिव मात्रा में निकलने लगे या परसिस्टेंट कर जाए, तो उस दशा में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाती है और ओवरी इनलार्ज हो जाती है। ओवरी के इनलार्ज होने में उसमें टिश्यूज का जो ब्रेकमेंट है या टिश्यूज का जो विखंडन है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे मल्टीसिस्ट वहाँ बनने लगते हैं। और मल्टीसिस्ट ओवरी में जब बनते हैं तो फिर वो दूर दूर तक फैलते जाते हैं, जिससे ओवरी के साइज में इनलार्जमेंट होता है, हैवीनेस आ जाता है यूटेरस के पार्ट में या हमारे एब्डोमिनल पार्ट में, जिससे बॉडी में भारीपन आता है पेड़ों के पास पास। तीसरा एक कॉज है ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी शरीर का मोटापा बढ़ना। हैवी वेट वाली महिलाओं को या ज़्यादा मोटी औरतों को जिनका बॉडी वेट अनियंत्रित होता है, बॉडी वेट बढ़ता जाता है, ऐसी महिलाओं में भी पीसीओडी के लक्षण देखे गए हैं। और फिर ये पीसीओडी यानी जब पॉलीसिस्टिक कंडीशन आती है तो इनफर्टिलिटी भी आती है, यानी बांझपन भी आता है। तो जब कभी भी पीसीओडी का केस एज ए फिजिशियन आप ट्रीट करें तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट को ध्यान से देख लें। अगर पॉलीसिस्टिक या मल्टीसिस्टिक कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और एंड्रोजन हार्मोन्स के प्रॉपर लेवल को कंट्रोल करना होगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ब्लड में हो जाती है, ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, उन महिलाओं में भी एंड्रोजन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो नियंत्रण है वो बिगड़ जाता है, जिससे फिर पॉलीसिस्टिक कंडीशन आने लगती है, कई सिस्ट बनने लगते हैं और ओव्यूलेशन में फिर इरेगुलरिटी आ जाती है। और ब्लीडिंग जब होती है तो उन तमाम सिस्ट से निकलने वाले ब्लड हैवी डिस्चार्जिंग की कंडीशन में ला देते हैं। तो हमारा पहला जो ध्यान होगा वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स और एंड्रोजन हार्मोन्स के कंडीशन को नॉर्मल करना है। अब एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो एफएसएच हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या एलएच हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इनको नियंत्रित करते हुए प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाले हमारे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को जो गोनेट से निकलते हैं, इन पर कंट्रोल करके इन हार्मोन्स को नियंत्रित करना होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एज एंजाइम प्रोसीड की जाती हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे हाइपोथैलेमस में और प्यूटेटरी ग्लैंड पर, गोनेट्स पर, जहां पर उनके नॉर्मल फंक्शन में एंजाइम्स की प्रक्रिया कम काम कर रही है, हम बाहर से एज ए मेडिसिन, एज एंजाइम्स वहां पर उनकी मात्रा को पहुंचाते हैं और हम रोगी पर, उसके रोग पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। पीसीओडी के केस में हम अगर देखें कि चूंकि इसमें सारे के सारे जो एक्सेस मात्रा में हार्मोन्स अनियंत्रित हो रहा है, पीरियड इरेगुलर हो रहा है, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो हम पहले नियंत्रित करके इनफर्टिलिटी कंडीशन से उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। यानी और इसके जो एक काज और भी देखने में आया है, एक्सपीरियंस में आया है कि उन महिलाओं को जो एबॉर्शन की हैबिचुअल होती हैं,
बार बार एबॉर्शन कराना, बार बार गर्भपात होना या मिसकैरेज कर जाना, कभी अपरिपक्व अवस्था में अपने आप बच्चे का गिर जाना। एक तो एबॉर्शन कराना और दूसरा एबॉर्ट हो जाना, ये दो अलग अलग कंडीशन है। इन कंडीशन में भी क्या होता है कि अंदर कुछ न कुछ साफ सफाई में दिक्कत रहती है, जिससे एक्सेस ब्लीडिंग होती है और एक्सेस ब्लीडिंग होने से फिर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। ये कई काज हैं। पहली सलाह तो मैं अपने साथियों को ये दूंगा कि इस तरह के केस को आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रांसफ़र कर दें, जो आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही लेडीज़ डॉक्टर्स हैं जिनका गायनों पर अच्छा नियंत्रण है, आप उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या अगर आप इस समझ में केस नहीं आ रहा है तो आप इसको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये केस रुक ही गया है कि आपको पेशेंट की दवा करनी है, तो फिर हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के दवाओं का चयन करते हैं। पहली कैटेगरी में हम हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए जिन दवाओं का चयन करते हैं वो है हमारी C1, VEN1, YES1, A2 और B। ये जो 5 दवाएं हैं ये जा करके हमारे हाइपोथैलेमस को, यूटेरिटरी ग्लैंड को, एंड्रोजन को और गोनेड्स को ये कवर करती हैं। दूसरी दवा हमारी है CNS प्लस L3। L3 में हमारा S2 मिला हुआ है, A3 मिला हुआ है और CNS में भी हमारी 6 दवाएं मिली हुई हैं जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करती हैं, जिससे हम रोगी को उस रोग से दूर रखने का प्रयास करते हैं और L3 देते हुए उसके ओवुलेशन को रेगुलर करने का प्रयास करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो इरेगुलर हो गई है उसको रेगुलरिटी प्रदान करते हैं। तीसरी दवा, अगर सिस्ट ज़्यादा है तो सिस्ट को कम करने के लिए या उनको गलाने के लिए या उनको हटाने के लिए हम C2, C7 और S5 का भी प्रयोग करते हैं। ये 3 फार्मूले हमारे काम करते हैं PCOD में। अब आप एज ए फिजिशियन या एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, अगर हमारी जो महिला साथी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी साथी इस समय लाइन पर हैं, मैं उन सबको सलाह दूंगा कि हमारे इन तीनों फार्मूलों का आप प्रयोग करें अपने रोगियों पर और हमें इसके परिणाम बताएं। जैसा मैंने आपसे बार बार अपने हर वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि हम अपने अनुभव आपको शेयर करते हैं, हमारे अनुभव को आप भी प्रयोग में लाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे अनुभव को प्रयोग ही करें, लेकिन मेरा अनुरोध जरूर है कि अगर आप मेरे क्लास को ऑनलाइन सुनते हैं, मुझे सम्मान देते हैं और मेरे इस क्लास को फॉलो करते हैं, तो मेरे इस पेज के माध्यम से मैं आपको से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे प्रयोग को, मेरे फार्मूले को प्रयोग करें और उसके परिणाम हमको बताएं, जिससे फिर इस परिणाम को ये माना जाए कि केवल मेरा निजी प्रयोग नहीं है, बल्कि आप सब ने भी इस पर परिणाम प्राप्त किए हैं और आप सब इस पर अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं। ये था PCOD की बात। हमने आपसे कुछ तात्कालिक बातों की भी चर्चा करने की नोटिस दी थी। जैसा आप सब जान रहे हैं कि ये जो हमारा पेज है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती का, ये पेज बहुत तेजी से लाइक किया जा रहा है। इस पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है और अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी। आज शाम को लगभग 3:30 बजे के आसपास, यानी 3:35 के आसपास एक फ़ोन मेरे पास आया कनाडा से। डॉक्टर हरजिंदर सिंह, जो रहने वाले भारत के मूल चंडीगढ़ के निवासी हैं और इस समय वो चंडीगढ़ में ही आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके विभिन्न चैनल पे इंटरव्यू और आपके पेज से और आपके फेसबुक से और आपके पहले के यूट्यूब चैनल से मैंने आपके बहुत से क्लास सुने और सुनने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि आपके यहाँ आपस में होड़ है एक दूसरे से आगे निकलने की, लेकिन उस होड़ में आप बहुत आगे हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित कुछ अनेक मूल जानकारियां और इसके तथ्य हमें उपलब्ध कराएं, जिससे मैं इसको कनाडा गवर्नमेंट को सौंप सकूं और कनाडा में इसकी मान्यता के लिए मैं अपने स्तर से प्रयास कर सकूं। उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया कि वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उनके नज़दीकी संबंध हैं और वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर विशेष कार्य करना चाहते हैं कनाडा में। तो मैंने उनको कुछ अपनी बातें शेयर किया और उन्होंने हमसे भी अपनी निजी बातों को कुछ शेयर किया जो आगे आपको बताएंगे। हम जो आपसे चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने इसी में एक क्वेश्चन जोड़ दिया कि भारत सरकार की IDC कमेटी जो क्लिनिकल डाटा मांग रही है वो आपके चिकित्सक नहीं दे पा रहे हैं और जिन लोगों ने दिया है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा क्लिनिकल डाटा से आपका तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पहले लोग प्रयोग करते हैं कि मैंने इसको इतने चूहों पर प्रयोग किया, मैंने इसको इतने बिल्ली पे, खरगोश पे, बंदर पे प्रयोग किया और तब जा करके हमने इसको मनुष्य पे प्रयोग करके
इसके रिजल्ट देखे और इतने इतने रोगी मैंने देखे, फिर इतने परिणाम पाए। और ये अभी आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि तमाम वैक्सीन को बनाने में तमाम उसके प्रयोग किए गए। तो मैंने उनसे टू द पॉइंट बिल्कुल फ्रैंक बात किया, और मैंने फ्रैंक बात उनसे इस बात का किया कि मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैंने उनसे फ्रैंक बात इस बात पे किया कि जो क्लिनिकल डाटा भारत सरकार को लोग दे रहे हैं, चूहे बिल्ली के प्रयोग पर अपने 20-20 पेज दे रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां पूर्ण रूप से हर्बल हैं, यानी इसको हम कह लें कि पूर्ण रूप से ये पौधों पर आधारित हैं, इनमें किसी भी अन्य प्रकार के सोर्स का मिक्सचर नहीं किया गया है, तो हम इसका प्रयोग चूहे बिल्ली और खरगोश या बंदर पे क्यों करें? हम इसका प्रयोग मानव पे ही सीधे क्यों ना करें? और अगर हम मानव पर करने से पहले चूहे और बिल्ली पर और बंदर पे इसका प्रयोग करके और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं या मैंने बहुत से पेपर पे इसको इन्वेस्ट किया और ये मैंने खोज किया, तो ये बिल्कुल सरासर झूठा है, असत्य है, केवल वाहवाही लेने का तरीका है और सरकार को बेवकूफ बनाने का एक उपक्रम है। क्यों? मैं इस बात को दावे के साथ साबित भी करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हम ये कहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं और हार्मलेस हैं, तो हार्मलेस है तो हम इसका मानव पर प्रयोग करके देखें ना कि ये हार्मलेस है कि नहीं है। हम चूहे पर इसका प्रयोग करके क्या देखेंगे? हम बिल्ली पे इसका प्रयोग करके क्या देखेंगे? हम बंदर पे इसका प्रयोग करके क्यों देखेंगे? हम हार्मलेस अगर साबित करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये पूर्ण हर्बल चिकित्सा पद्धति है, पौधों के अर्क पे आधारित है और ये पूर्ण रूप से हानि रहित है, तो हानि रहित का प्रयोग हम अपने मानव शरीर पर ही करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मानव शरीर पर ही प्रयोग मैं पिछले 37 वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने जो डेमो दिया था कि मैं किसी भी औषध को उठा करके पी लेता हूँ, ये जो आपको 4 कंपनियों की दवाइयाँ मेरे यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, मैं इसमें से किसी भी कंपनी की दवा को अगर अपने शरीर पर प्रयोग करके पी लूँ और अगर ये नुकसान कर जाए तो फिर इसका मतलब कि हार्मलेस नहीं है, फिर हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा हम नहीं कर सकते। और अगर हम ये रिपोर्ट दें कि हम 20 पन्नों में हमने लैब में और इस तरह का जार बनाया और उसमें एक चूहा प्रवेश करा और इंजेक्शन से मैंने ये दवा दिया, फिर उसमें ये परिवर्तन आए, देखे गए, नोट किया गया, तो जरा मैं उन साइंटिस्ट से या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस चूहे पर उन्होंने जो प्रयोग किया, उस चूहे पर रिजल्ट के सारे प्रयोग क्या वास्तव में उन्होंने किए हैं या किसी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के पेपर्स को उठा करके प्रयोग वही दिखाया और दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लिख दी? ये गलत है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में विश्वासघात है। मैं अपने तमाम सीनियर साथियों से क्षमा चाहूंगा अगर उनको ये मेरी बात खराब लग रही हो, क्योंकि मैं साफ बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं लीप लपोट या किसी की पालिश करके कोई बात नहीं कहता। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का प्रयोग विशुद्ध रूप से मानव पर किया जाना चाहिए, रोगियों पर किया जाना चाहिए और उसी के परिणाम भारत सरकार को दिखाए जाने चाहिए। और मेरे इस तर्क से, मेरी इस बात से डॉक्टर हरजिंदर सिंह पूर्ण तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा ये बात मेरी आपके समझ में बिल्कुल आ गई और मैं इसी प्रारूप को लेकर के कनाडा गवर्नमेंट पर अप्रोच करूंगा कि ये पूर्ण हानि रहित हैं और इनका सफल प्रयोग किया जा सकता है सीधे मानव पर ही और इसके परिणाम भी बेहतर मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने हमसे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हीमोफीलिया पर और पार्किंसन पर ये 3 कहे थे कि इस पर कुछ विशेष नोट्स हमको दिए जिससे वहाँ के गवर्नमेंट को हम समझा सकें कि ये ऐसे रोग हैं जिन पर लाइलाज होता और इस पर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। मैंने उनसे कुछ बात की है जो आगे आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि हर बातें तुरंत शेयर करने पे आग लग जाती है। इस नाते फिलहाल अगर वो कनाडा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सबके माध्यम से भी इस बात को आश्वस्त कर दूं कि मेरी आवश्यकता सिर्फ कनाडा गवर्नमेंट को ही नहीं, भारत सरकार को भी या हमारे सीनियर साथियों को भी, अगर वो ये समझते हैं कि अनिल श्रीवास्तव की बातों में कुछ तो दम है तो मैं उनके साथ हूं। और अगर वो समझते हैं कि मैं पागल ही हूं या मैं अपने नेम एंड फेम के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा हूं, तो ये उनकी अपनी सोच है। मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप सब देशवासियों से, आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों से इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी आवश्यकता जिस प्रांत को, जिस राज्य को, जिस देश को, जिस सरकार को या जिस साथी को होगी, जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैं अपने परिणाम से या अपने एक्सपीरियंस से उनको बता सकता हूं, मैं उसके लिए सदैव हाजिर हूं। इसकी कोई फीस नहीं है, बस
आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से इजाज़त चाहता है। जाने से पहले हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने रोगियों की परामर्श ले सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क वही 200 रुपया पर पेशेंट आप भेज करके किसी भी रोग पर, जो मेरे निजी अनुभव रोग हैं मैं उन्हीं पर कहूँगा। हर रोगों का विशेषज्ञ मैं नहीं हो सकता, लेकिन आपके द्वारा पूछे जाने वाले रोगों पर मैं अपने अनुभव जरूर शेयर करता हूँ। तो बस नमस्कार।